हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आर्टिकल 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आर्टिकल 19 तक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराया था। हर एक वर्ड को एकदम डिटेल में कराया था। और इसके पहले मैंने सारे चैप्टर्स भी करा दिए हैं इसके पहले कि आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। और चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आर्टिकल 20 है, स्टार्ट कर देते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं कि हम स्किप करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 20 क्या बात करता है। आर्टिकल 20 में तीन को क्लॉज। आर्टिकल 20 का 1, 2 और 3। 1 बात करता है कि कौन सा बात करता है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो। नो एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब क्या, जिस टाइम का कानून उस टाइम का सज़ा। मतलब मान लो आप कोई क्राइम किए हो 2018 में, लेकिन उस टाइम पे इसका सज़ा सिर्फ 2 साल था, 2 ईयर्स ही था इसका। हाँ, बट इसका कानून चेंज हो गया 2020 में और इसका सज़ा कर दिया 5 ईयर्स। हाँ, और पुलिस को पता चलता है 2022 में कि आपने भी ये क्राइम किया था, आपने भी ये क्राइम किया था, तो आपको कौन सा सज़ा मिलेगा, 2 ईयर की 5 ईयर। तो वही चीज़ इसमें बोलता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो में कि आपको 2 ईयर्स ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वही सज़ा था। तो ये चीज़ था कि आपको 2 ईयर ही मिलेगा। आपने ये सोच के ही वो क्राइम किया था कि हाँ मेरे को 2 ईयर सज़ा भुगतना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी में ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वाला सज़ा मिलेगा। और इसमें कुछ ये कौन सा चीज़ पे मैटर करेगा, सिविल केसेस पे। ये तीनों हैं आर्टिकल 20 जो है, सिविल केसेस पे, सॉरी सिविल केसेस पे नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे ही ये चीज़ लगता है। ठीक है। और और दूसरा वाला बात करते हैं, नो डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी का मतलब एक काम का 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा। आपने एक बार चोरी किया तो इसका आपको 2 साल सज़ा मिला, 2 साल सज़ा मिला, बट इसका फिर से 2 साल सज़ा नहीं दिया जाएगा। इसका एक्सेप्शन क्या है, ये भी ये सिविल मामले में नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ क्या है, मान लो कि आप कॉरपोरेट जॉब कर रहे थे कोई कंपनी में, कोई कंपनी में कॉरपोरेट जॉब कर रहे थे। मान लो ना कि आप इन्फोसिस में कर रहे थे, हाँ इन्फोसिस में कर रहे थे। और आपको जब पता चला कि आप इन्फोसिस में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, चोरी वोरी कर रहे हैं, लैपटॉप वैपटॉप लेके चोरी कर रहे हैं, तो क्या किया, इन्फोसिस वाला पुलिस कंप्लेन किया। हाँ, तो कोर्ट में तो आपको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ इन्फोसिस भी आपको वहाँ से निकाल देगा। तब आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे तो एक बार सज़ा मिल चुका है, यहाँ से निकाल दिया गया है, तो आप मुझे दोबारा सज़ा क्यों दे रहे हैं। नहीं, ये नहीं बोल सकते। ये क्या है, नो डबल जियो पार्टी का एक्सेप्शन है। और ये भी सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे लगता है। और तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या बोलता है, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। मतलब बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जिसमें कि पुलिस क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मारती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। उस टॉर्चर करती है, क्यों टॉर्चर करती है, कमिट कर लो बोलता है कि आपने जो की ये जो ये एक्ट है, ये जो चोरी वोरी हुआ है, तुम मान लो कि तुम ही ने की हो, ऐसा करके ये कमिट कराया जाता है। मार मार के पूरा एकदम सुझा देता है और बोलता है कि तुम मानो। आपने काफ़ी सारे मूवी में देखा होगा। तो यही चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या दिया है, आर्टिकल 20 का 3। मतलब ये मानने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप चाहे वो माने या ना माने, कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक सबूत नहीं रहेगा। जब तक सबूत नहीं रहेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस जितना भी मार ले, पहला बात तो वो मार नहीं सकती, उसको साइलेंट रहने का पूरा हक है। और दूसरा बात है कि अगर वो कमिट भी कर लिया तो उसको वहाँ कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो खुद से बोलेगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। ये था इसका एक एस्पेक्ट। अब कोई भी चीज़ का दो गो एस्पेक्ट होता है, एक सिक्का का दो कोई पहलू होता है ना। मान लो किसी ने क्राइम किया है, मान लो किसी ने क्राइम किया है, हाँ मान लो मैंने क्राइम किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने मर्डर किया है, हाँ मैंने मर्डर किया है, पुलिस को पता है मैंने मर्डर किया है, बट फिर भी पुलिस हमसे पूछताछ नहीं कर सकती। मतलब अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं बताना चाहते, हम चुपचाप रहना चाहते हैं, तो वो हमसे कुछ नहीं कर सकती, कुछ बोल ही नहीं सकती मेरे से, कुछ जवाब हम चाहते हैं कि हम जवाब नहीं दें तो हम नहीं देंगे, हम वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ हो गया। क्या आपका थंब नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है। आपका मुंह का बोली या लिखित में नहीं ले सकता, बट अगर वो बोले, ये अगर मतलब वो उसका थंब का इंप्रेशन लेना हो तो ले सकता है। अगर आपका सिग्नेचर लेना हो ले सकता है। अगर आपका ब्लड सैंपल लेना हो मैच कराने के लिए ले सकता है। हाँ, बट अगर आप ऐसा बोल दिए कि मैंने जो क्राइम किया है, वो जो क्राइम किया है उसका चाकू मेरे घर के पीछे है और वो चाकू वहाँ मिल गया,
तब आपका एविडेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो ये समझ लिए क्या बात है क्या नहीं है, ये सब कुछ तो मैंने अच्छे से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे। जिसको समझ नहीं है अब आप आगे देखते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। हाँ, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि अरेस्ट के बारे में बात करता है कि अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, कोई भी मनचाहा अरेस्ट नहीं कर सकता, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकता, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। 20 का 1, एक बार का एक ही सज़ा। हाँ, मतलब जिस टाइम का सज़ा उस टाइम का कानून। 20 का 2, एक बार के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकता। टू एन एक्यूज, कोई एक्यूज पर्सन को, ये इन लोग को ही मिलता है। कोई अरेस्टेड पर्सन होता है ना, मतलब कोई एक्यूज होता है जो मतलब क्राइम कमिट कर चुका है, उन लोग के लिए ही ये चीज़ होता है। वेदर सिटीजन और फॉरेनर, ये सब के लिए है। और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और ए कॉर्पोरेशन, कोई भी मतलब सब के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 जैसा सिटीजन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या क्या कंटेंट करता है, ये 3 को प्रोविजन है आर्टिकल 20 का। 1 2 3। नो एक्सपोस्ट फैक्टो 1 है। ये क्या बोलता है कि नो पर्सन, यहाँ ये लिखा हुआ है मतलब नो पर्सन सेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन फॉर द एक्ट। मतलब बोल रहा है कि कोई भी इंसान को ऐसा सज़ा नहीं सुनाया जाएगा। और सज़ा सुनाया जाएगा कौन सा, जिस टाइम वो काम किया था उसके लिए कुछ लॉ था, वो वायलेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग सजा होगा। और जो पेनल्टी भी है तो उस टाइम का पेनल्टी लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। समझ में आया? मतलब जो मैंने कहा, जिस टाइम का सज़ा उस टाइम, जिस टाइम का कानून उस टाइम का सज़ा। मतलब कोई भी आदमी को अभी के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं देंगे। अगर वो क्राइम 2018 में किया है तो हम उसको 2018 का जो कानून है उस अकॉर्डिंग सज़ा देंगे। उस टाइम अगर 2 साल था उसका सज़ा तो हम लोग 2 साल ही देंगे। अभी के जैसा 7 साल नहीं देंगे। मान लो जब मैंने कह दिया यार, ठीक है। नो डबल जियो पार्टी, मतलब एक बार के, एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता एक मतलब एक कमिट का, मतलब हाँ पनिशमेंट नहीं दे सकते। एक बार से ज़्यादा एक कांड का नहीं दे सकते। नो पर्सन सेल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लो मैंने एक बार चोरी किया है तो मुझे एक ही बार सज़ा होगा, उसके बाद फिर से मुझे उसके लिए फिर से सज़ा नहीं होगा। एक बार मान लो 2 साल भुगत चुके, फिर निकले, फिर पुलिस आ गया मेरे को गिरफ्तार करने, तुमने चोरी किया था, बोला नहीं ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप फिर से चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो अलग बात है, तब आपको सजा होगा। उसके बाद हो सकता है आपको 5 साल का सजा सुना दे, वो अलग बात है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। नो ऐसे, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी, ये देखिए ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई एक्यूज पर्सन पे ही है। आप ऐसा नहीं है कि आपके बगल वाले घर में चोरी हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ पता है, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं बताएंगे, मेरे पास आर्टिकल 23 का क्लॉज है। नहीं, आपको फिर वो कुछ एक सेक्शन होता है, सेक्शन आई थिंक मुझे याद नहीं है, तो वो लॉ वाला है तो वो याद नहीं है, तो वो उसमें बोलता है कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना ही पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन लेना उन लोग का अधिकार है। सेल बी कंपेल टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो ये बोल रहा है कि कोई भी एक्यूज खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब एक्सपोज फैक्टो को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जो मैंने कहा है वही सब लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या कहता है, इम्पोजेज पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। पहले देखो हम लोग का जो लॉ में मिलता है नो एक्सपोज फैक्टो, नो नो, ये एक्सपोज फैक्टो नहीं है। मतलब जिस टाइम का सज़ा उस टाइम का कानून होगा, हम लोग का बोलता है। और एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि अपडेटेड कानून लगना है, अपडेटेड कानून। एक्सपोस्ट फैक्टो का कानून क्या बोलता है, इम्पोजेज पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब 2018 में क्राइम किया, 2020 में इसका क्राइम का पनिशमेंट 2 साल से 5 साल कर दिया, तो क्या होगा, आपको 2022 में जब आपको पुलिस पकड़ रही है तो आपको 5 साल सजा देगी। ये बोलता है एक्सपोस्ट फैक्टो। तो नो एक्सपोस्ट फैक्टो क्या बोलेगा, इसका ऑपोजिट, मतलब 2022 में भी आपको 2 साल का ही सज़ा सुनाया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बात करता है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली तो समझ में आ गया। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब अपडेटेड कानून, अभी अगर कानून चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगा। दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट्स। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जो एक्ट्स आपने पहले ही कर लिया है। रेट्रोस्पेक्टली का मतलब आपने वो कांड पहले ही कर लिया है, बट जो सजा है वो अभी का जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये है रेट्रोस्पेक्टली। बट हम लोग का क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। हाँ, कोई ऐसा नहीं होने वाला, जिस टाइम का सजा है उस टाइम का कानून है। नहीं तो आप बोल सकते हो ना, मेरे को लगा था मेरे को 2 साल सजा होगा, लेकिन अगर अब मुझे पता होता 5 साल सजा होता तब तो मैं कभी करता ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो कोई कोई बोल सकते हो मेरे को लगा था मेरा 2 साल का सजा होगा, अगर मुझे पता होता इसके लिए आप फांसी देंगे तो मैं कभी करता ही नहीं,
ये चीज़ है। इनेक्टेड ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। ये जो इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड, कुछ कुछ लॉ को प्रोहिबिट करता है, यही मतलब आर्टिकल 20 नो एक्सपोस्ट फैक्टो वही चीज़ बोलता है कि कुछ कुछ मतलब ये आर्टिकल 20 का 1 इसी चीज़ को प्रोहिबिट करता है, किसको, एक्सपोस्ट फैक्टो को प्रोहिबिट करता है, एक्सपोस्ट फैक्टो को प्रोहिबिट करता है, मतलब हम लोग का क्या है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो है। इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इज ओनली इम्पोज ऑन सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ये लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोस्ट फैक्टो, नो एक्सपोस्ट फैक्टो, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज में, मतलब आप अगर मर्डर कर रहे हैं या फिर चोरी कर रहे हैं तब लगेगा, ऐसा नहीं कोई जमीन उमीन का मामला होगा तब उसमें अपडेटेड कानून ही लगेगा। हो सकता है अपडेटेड कानून में ज़्यादा जल्दी फैसला सुनाया जा रहा है तो उसमें अपडेटेड कानून ही लगेगा। नॉट इन द सिविल और टैक्स लॉज, आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ नहीं लगेगा। ए सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर कुछ सिविल कानून, मतलब सिविल कांड किए हैं जैसे जमीन उमीन का मामला या टैक्स से रिलेटेड, तो उसमें अपडेटेड कानून ही लगेगा, अपडेटेड कानून ही लगेगा। प्रोहिबिशन अप्लाइज ओनली टू द कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एक्सपोस्ट फैक्टो इन क्रिमिनल लॉज, वही चीज़ बोल रहा है, क्रिमिनल लॉ में लगेगा, ट्रायल पीरियड में भी नहीं लगेगा, अगर वो एक्यूज हो चुका है उस पर लगेगा। हाँ, एक्यूज हो चुका है, वो क्राइम किया है तभी लगेगा। ये ट्रायल पीरियड पे भी नहीं लगेगा, वो जो अरेस्ट करने के बाद 3 महीने रखा जाता है उस पर भी ये चीज़ नहीं लगेगा। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देता है, अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन। और ये जो है आर्टिकल 20 का 1 इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो मतलब इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, देखो हम लोग आर्टिकल 22 जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक प्यूनिटिव डिटेंशन आज ही पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कुछ एक्ट को कमिट करने से पहले ही सजा दिया जाता है, मतलब कोई मान लो कि ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हाँ, कि अगर मतलब अगर तुम लोग ये गवर्नमेंट का बात माने तो गवर्नमेंट तुम लोग को ख़त्म कर देगी, अगर मेरा बात नहीं माने तो गवर्नमेंट तुम लोग को ख़त्म कर देगी, देख लेना, ऐसा करके कुछ इन्फ्लुएंस कर दे जिसमें झगड़ा करा दे, जैसे जिन्ना ने एक टाइम पे कोलकाता में किया था। ये ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें, अगर किसी आदमी में ऐसा कैपेसिटी है कि वो कुछ भी झगड़ा वगड़ा करा सकता है, पब्लिक ऑर्डर को भंग कर सकता है, तो उसको बोलते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, मतलब पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें ये वाला इम्यूनिटी नहीं मिलेगा कि नहीं जिस टाइम, मतलब जिस टाइम का सजा उस टाइम का कानून, वैसा नहीं है, उसमें आपको बिना ये के अरेस्ट करके रख लेगा। ठीक है। और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन, और अगर कोई सिक्योरिटी मनी मांग रहा है, ये सरकार मतलब कोर्ट मांग रहा है कि सिक्योरिटी मनी दो कि तुम आगे से ये चीज़ नहीं करोगे, तो इसमें भी नहीं है, उसमें भी जो अपडेटेड होगा वही चीज़ होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी, अब दूसरा है 20 का 2 डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी का मतलब 2 बार सजा, 2 बार सजा नहीं होगा, इज ओनली अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ये कहाँ पे लगेगा, ये सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर हुआ है तब लगेगा, मतलब कोर्ट के बाद, कोर्ट सजा सुना है उसके बाद लगेगा, या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स मतलब कुछ कुछ ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होता है, फिर सबका अपना अपना कानून होता है ना, तो वो छोटा छोटा कानून, तो उन लोग पे लगेगा। तो मतलब ये कहना क्या जा रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी, अगर आपको उस जगह से सज़ा मिल रहा है, जैसे कि कुछ मतलब अच्छा कोर्ट से मिल रहा है तो होगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मल जगह से आपको कंपनी से निकाला जा रहा है तो नहीं होगा। नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वही जो मैंने कहा था कि आप मान लो इन्फोसिस कंपनी में चोरी कर लिए, इन्फोसिस कंपनी वाला आपको कंपनी से निकाल दिया और आप कोर्ट में जाके कह रहे हैं मेरे को तो नो डबल डिओ पार्टी के अकॉर्डिंग हमको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, आप बोलेंगे मेरे को एक बार सज़ा मिल चुका है, मेरे को निकाल दिया यहाँ से, तो आप यहाँ पे सज़ा मत दीजिए, नहीं बाबू, ये नहीं होगा, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर था, ये इन लोगों ने अपना किया है, उस पर आप नहीं कर सकते। कोई कोर्ट अगर तुमको सज़ा सुनाया है तब वो अलग बात होता। ठीक है, तो ये जुडिशियल नेचर नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये है 20 का 3। 20 का 3 क्या बोलता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, प्रोटेक्शन मिलता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने का हम लोग को पावर मिलता है, बोथ टू द ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो मुंह से बोला हुआ हो या लिखित हो इस चीज़ का। तो ये क्या क्या चीज़ का लेकिन ये क्या क्या चीज़ नहीं है इसमें, हम तो बोले खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, इसको मैंने अच्छे से डिफाइन भी किया है, आप थोड़ा पीछे जाइए। फिर इसमें क्या बोलते हैं कि डज नॉट एक्सटेंड टू कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मान लो आपके पास से हथियार मिल जा रहा है, चाकू मिल जा रहा है, तब थोड़े आपको छोड़ेगा, तब तो आप बोलेंगे कि नहीं मेरा मुंह का गवाही, तेरा हाथ, तेरा एविडेंस मिल गया है भाई, तुमको सजा होगा ही। आपका थंब इंप्रेशन लेगा, मान लो चाकू उन लोग को बगल में मिल ही गया और फिर आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं दूंगा अपना थंब इंप्रेशन, क्योंकि मेरे को आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग ये
पावर है मेरे पास, तो नहीं, आपका थंब इम्प्रेशन दिया जाएगा, सिग्नेचर भी लेगा, सिग्नेचर से आपका देखेगा कि आप ही का हैंडराइटिंग है क्या, ब्लड ले लेगा डीएनए टेस्ट करने के लिए, और कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, आपका बॉडी में कुछ निशान उशान तो नहीं है, तो इसीलिए आपका बॉडी को भी जांच किया जाएगा। आपको सिर्फ बोलने का मतलब ये है, फ्री है, मतलब अगर आप चाहें, राइट ऑफ बीइंग एक्सपोज, राइट अगेंस्ट बीइंग एक्सपोज्ड का मतलब आप खुद को एक्सपोज करने से बचा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना थंब देने से रोक सकते हैं। आप मुंह से कुछ भी खुद के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये आपके पास पावर है। ठीक है। एक्सटेंडेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये भी सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही है, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं है। सिविल प्रोसीडिंग्स में आप बोलेंगे नहीं हम नहीं बोलेंगे, आपको थप्पड़ मार देगा। ठीक है। विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, क्रिमिनल नेचर वाला जो नहीं है उस पर ये चीज़ नहीं लगने वाला। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, कोर्ट में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है। इसमें लगातार हर साल इसका 3 महीने 4 महीने में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आता ही है। अमेंडमेंट आता है मतलब कुछ ना कुछ ऐड होता है, इसमें ऐड होता है। तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 21 क्या बात करता है। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो सबसे पहले आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे इसमें क्या है, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, और एक है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी पर्सन को किसका अधिकार है, लाइफ का अधिकार है, अपना जीवन जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है उसका, अपना खुद जो चाहे वो कर सकता है, पर्सनल लिबर्टी है, वो घर एक रूम में चाहे जो कर सकता है वो कर सकता है, डांस करे डांस कर सकता है, और खाना बनाए खाना बना सकता है, नाच सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी प्रोफेशन अपना सकता है, जो मतलब है वो सब चीज़ें कुछ उल्टा पल्टा नहीं, तो वो सब पर्सनल लिबर्टी में आ जाएगा, वो सब है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये क्यों दिया गया, आपको मर्डर करने का आज़ादी तो नहीं मिलेगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से कुछ कानून बना के आपको मर्डर करने का ये बना दिया है कि 7 साल सजा होगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पर्सनल लिबर्टी को आप भंग करें, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। पर्सनल लिबर्टी के को ध्यान में रखते हुए इसमें जो जो चीज़ को बोला गया है कि आप नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ सजा होगा, तो आप ये नहीं कर सकते। लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी तो है, बट आप इसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप सारा चीज़ कर सकते हैं। अगर इसमें बोला गया है कि आप दूसरे को छेड़ नहीं सकते, आप पर्स नहीं चोरी कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, ये आपका पर्सनल लिबर्टी में नहीं आएगा। तो इसमें समझ में आ गया क्या क्या 3 गो कीवर्ड है, एक है लाइफ, एक है पर्सनल लिबर्टी, एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया। अब थोड़ा सा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को भी समझ लेते हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बहुत पहले से समझा है, लेकिन फिर भी आज इंपॉर्टेंट है तो आप समझा ही देते हैं। देखो, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पहले प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को देख लेते हैं। देखो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको तोड़ के सोचो, तोड़ के सोचो क्या लिखा हुआ है। मतलब कोई भी लॉ अगर प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करके बनाया गया है, मतलब कोई भी लॉ को 50% प्लस मेजोरिटी, मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास करके बनाया गया है, दोनों जगह पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी और ये लोकसभा में भी, दोनों जगह पास किया है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया है, तब वो एक्ट बना है, तब हम लोग उसको बोलेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब उस प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करके लॉ बनाया गया है। मतलब कौन सा प्रोसीजर, ये 50% मेजोरिटी सब वोट किया है, ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करके अगर लॉ बनाया तो इसे हम लोग कहेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन। लॉ तो आपने बना लिया, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बात करता है कि क्या वो लॉ वैलिड है, क्या वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या वो लॉ बेतुका फालतू अनजान मतलब बेहुदा तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में जांच करेगा। कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ है, ये था अमेरिका में स्टार्टिंग के टाइम में, तो इंडिया में नहीं था, बट अभी इंडिया में भी है। केसेस वेसेस आए तो बोला गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है। तो समझ में तो आ गया होगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अगर ये है तो ये इसी का क्या पार्ट है, ये डीपीएल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन।
तो पहले इंडिया में नहीं था। अब पहले इंडिया में क्यों नहीं था? तो इसलिए नहीं था कि बोला गया कि देखो हम लोग का डेमोक्रेसी अभी नया नया है, अगर हम लोग अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनाएंगे तो पार्लियामेंट कुछ भी कर नहीं पाएगी और डेमोक्रेसी टूटने का बहुत ज़्यादा डर था। तो इसीलिए बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग जब बाद में जब हम लोग एकदम हट्टे कट्टे स्ट्रांग हो जाएंगे, कुछ मैच्योर हो जाएंगे, तब बना देंगे, अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग का लोग काफ़ी ज़्यादा बकलोल है। तो इसलिए बोला गया ठीक है। तो ये चीज़ था, समझ में तो आ गया होगा। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ समझ में आ गया। अब इसका डिमेरिट बता रही है कितना ज़्यादा गंदा है। एक को एग्जांपल देके मान लो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और बोल दिया कि आप 8 PM के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, और इसे पास कर दिया, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया। तो क्या हम इसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके किया गया है ऐसा करके। ऐसा ऐसा हम लोग का, और इंडिया में सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही था। तो और इसमें हम लोग का क्या बोला गया है, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है कि कुछ भी आप कर सकते हैं लाइफ में, पर्सनल लिबर्टी भी है आपका, बशर्ते आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को भंग नहीं करें। मतलब अगर इसके अंडर हम लोगों ने 8 PM वाला बात लिख दिया है तो हम लोग का पर्सनल लिबर्टी में ये वाला चीज़ छीन जाएगा, हम लोग 8 बजे के बाद नहीं घूम सकते। ये तो बहुत ज़्यादा बेतुका हो गया, क्योंकि कोई कोई जो जॉब है वो तो 8 बजे के बाद ही छुट्टी मिलता है उन लोग को, और 8 बजे तो कुछ टाइम ही नहीं होता है। तो ये बहुत बेतुका टाइम, बेतुका चीज़ है। तो इसी चीज़ को, बेतुका चीज़ को ही तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या किया जाता है, कैंसल, रिपील कर दिया जाता है। भक्त बोलता है क्या एक्ट बनाया तुम लोग, हटाओ बोलता है ये सब चीज़ को। तो वही चीज़ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा बेतुका कानून नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बेतुका था, इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा फालतू है, इसको हटाना ही चाहिए। तो अब धीरे धीरे हटेगा, मैच्योर होगा तो हटेगा। देखो यार, देखो, राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। ये आर्टिकल 21 का जो राइट है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबको मिलता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या मतलब इंडियन हो या फिर बाहर के हों। तो ये एक केस हुआ था, गोपालन केस। गोपालन केस में क्या बोला था, गोपालन केस में जो ये लिखा हुआ है ना उसी चीज़ को बोल देता है। बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है, छोटा सोच। 21 में क्या बोलता है कि आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस नॉट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शंस मीन्स deprivation ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी ए लॉ। मतलब देखो ये क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं बोला, ये कुछ किया ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो गोपालन एक केस था, गोपालन केस, उसमें ये क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। बोला कि आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, मनमाना एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं ले सकता, बट मनमाना लेजिस्लेटिव एक्शंस ले सकता है। मतलब मनमाना लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब, अगर उन लोग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करके कुछ भी कानून बना रहा है, मनमाना कानून बना रहा है, तो वो माना जाएगा। ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था। तो इसी चीज़ को फॉलो करके उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, वो बोला कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना मेरा काम है तो हम वही करेंगे। तो इसलिए ये क्या किया, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन को क्या किया, बोला हाँ ये चलेगा, मनमाना कानून बना सकता है। अब ये उस टाइम पे ये सोचा नहीं था कि ऐसा गलत कानून भी बन जाएगा इसका। एग्जीक्यूटिव एक्शंस को क्या करता है, रिपील करता है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिपील करता है मतलब आप अपना पर्सनल लिबर्टी, लाइफ को नहीं छीन सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। वही चीज़ है, मतलब लेजिस्लेशन कुछ कानून बनाएगी तो उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब कौन सा चीज़ था उस टाइम पे गोपालन केस में, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ये इसके अगेंस्ट था, और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस ये वैलिड था, ये वैलिड नहीं था। ये चीज़ था, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस वैलिड था इस टाइम पे, और लेजिस्लेटिव एक्शंस वैलिड नहीं था। क्यों किया गया, क्योंकि वो बोल रहा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करके बनाया जा रहा है, फिर सिंपल मेजोरिटी ला रहा है उसके बाद कर रहा है, तो होना चाहिए। तो बोला गया, इसका मतलब क्या, deprivation ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी बेस्ड ऑन द लॉ। तो बोल रहा है कि आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीन सकता है बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस। मतलब अगर वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश करके लॉ बना रहा है, अगर वो पूरा वोट दे रहा है, सारा पार्लियामेंट में वोटिंग हो रहा है, बिल पास हो रहा है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट लगा रहे हैं अपना, और उसके बाद अगर वो ये एक्ट बन रहा है, तो वो लॉ अगर डिप्राइव कर रहा है हमारा लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को, तो वो वैलिड है, ऐसा बोलते हैं। जबकि ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ऐसा करके मान लो 8 बजे वाला कानून बना दिया, रात के 8 बजे से निकल नहीं सकते, कितना ज़्यादा गंदा हो जाएगा ये।
ऐसा वाला चीज़ हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये बोला कि ऐसे करके डिप्राइव कर सकते, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कुछ भी बोल दिया। इसी चीज़ को अब सुधारना तो पड़ेगा ही। तो ये क्या बोला गया, रीजन इज एक्सप्रेशन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ये क्यों बोला था, ये अपना दिमाग नहीं लगा, ये जो लिखा हुआ था आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ उसको फॉलो किया, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हम लोगों ने ऐसा नहीं था कि हम लोग स्टार्टिंग में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं लाना चाहते थे, बट हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उन लोगों ने मना किया था कि अगर हम लोग लाएंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो सकता है, कच्चा है डेमोक्रेसी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वहाँ पे। वैलिडिटी ऑफ ए लॉ दैट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि कोई वैलिडिटी रहेगा किसका, कोई भी लॉ का अगर पार्लियामेंट बनाएगी उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। जैसे कि 8 PM वाला बात कहा, वो चाहे अनरीजनेबल रहे या अनफेयर रहे या अनजस्ट रहे, आप उस वो अगर पार्लियामेंट ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब सिंपल मेजोरिटी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कानून बनाया है, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। कितना ज़्यादा गलत है ये। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स एज पर गोपालन केस। तो गोपालन केस में ये गोपालन आई थिंक ये था, हथकड़ी उनको लगा दिया था। तो वही चीज़ बोला था कि हम मुझे हथकड़ी क्यों लगाया, नहीं आई थिंक हथकड़ी नहीं, ये वाला था बाहर जा रहे थे वो, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया था, तो फिर वो बोला था कि मेरा पर्सनल लिबर्टी को छीना जा रहा है। तो उस टाइम वो बोले कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपका बॉडी को कुछ ये तो नहीं कर रहा है, हार्म तो नहीं कर रहा है, आप तो आज़ाद है ना, आपका ये तो छीना नहीं जा रहा है, मतलब आपके ऊपर आपको बेड़िया तो नहीं ना बांधा है, तब उसी को हम लोग पर्सनल लिबर्टी कहेंगे, ऐसा करके कहा गया। तो वही चीज़ है कि वो बोल रहा था कि मेरा पासपोर्ट सीज कर लिया, मेरा पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया आप। तो वही चीज़ है। तो अब देख लो, ओवर रूल्ड इन मानेका गांधी केस। मानेका केस हुआ दूसरा जिसमें गोपालन केस को पूरा हटाया जाएगा, पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग को चेंज किया जाएगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंटीग्रल पार्ट कहा जाएगा। तो मानेका गांधी केस देख ले तो 1978 में वाइडर इंटरप्रिटेशन लाया, वो बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन था, अब वाइडर इंटरप्रिटेशन लाएगा, इसको थोड़ा फैलाएगा, बहुत ज़्यादा गलत था। उसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिप्रिवेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन ओनली बी बाय ए लॉ हुज प्रोसीजर इज रीजनेबल। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो नहीं होगा, वो अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट कानून बना देगी तो, और वो पार्लियामेंट ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से पास करेगी तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो बोला कि उससे अगर आप राइट टू लाइफ को डिप्राइव कर रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, वो रीजनेबल कानून होना चाहिए। आप कुछ रीजन दीजिए, ऐसा हो कि आप ऐसा मत बोलिए कि कुछ भी आप रात 12 बजे के बाद बोल सकते हैं, रात 12 बजे किसी का कुछ काम नहीं होता है, और रात 12 बजे चोरी वोरी भी होता है, और रात 12 बजे और ऐसे करके हम लोग को हो सकता है कि चोर और उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं आप रात 12 बजे मत घूमिएगा, ये बोल सकते हैं। कुछ रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए, बट ऐसा भी आर्बिट्रेरी या मनमाना या फिर कुछ भी इमेजिनरी या फिर कुछ भी मतलब ऑपरेसिव, कुछ भी दबाने जैसा कुछ भी बना दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फालतू हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो आ रहा है ना, ये रीजनेबल, फेयर और जस्ट का ही तो बात करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कानून सही है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसी की बात करता है। प्रोसीजर शुड बी कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। मतलब नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, जो आदम जमाने से चला आ रहा है नेचुरल जस्टिस, बायस्ड नहीं होगा, फिर आपको ऐसे ही निकाला नहीं जा सकता, आपका भी बात को रखा जाएगा, ये सब चीज़ है नेचुरल जस्टिस। तो इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये अगर तो मैंने कहा वही है, रीजनल फेयर जस्ट का बात कर ही दिया, तो ये क्या है, इंट्रोड्यूस कर ही दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम लोग का इंडिया में भी मतलब अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया है, कब से, 1978 से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी आ गया है, भले ही लिखा हुआ नहीं है बट आ गया है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 और अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो मानेका गोपालन केस में क्या बोला था, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन में ये चीज़ होगा, एक्शन आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन में होगा ये अवेलेबल, बट अब क्या बोला गया, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन में भी ये चीज़ अवेलेबल है। मतलब राइट टू लाइफ हम लोग का ये भी वायलेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हम लोग का राइट टू लाइफ या फिर कुछ भी हम लोग का पर्सनल लिबर्टी को भंग किया जाए, वैसा कानून नहीं बना सकती पार्लियामेंट, चाहे वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश ऑफ लॉ को फॉलो करके किया जाए, सिंपल मेजोरिटी 50% वोटिंग वो सब करके करे, फिर भी वो कानून नहीं वैलिड होगा अगर वो हम लोग का पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है।
तो ये है राइट टू लाइफ इज नॉट मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस। राइट टू लाइफ का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुत्ता बिल्ली जैसा रह रहे हैं, जानवर के जैसा रखना ही नहीं होता है, मतलब जिंदा रहना ही नहीं होता है, बट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। हम लोग को एकदम इज्जत से इज्जत मिले, लाइफ जो है हम लोग ऐसे ऐसे रहे। आपका जैसे कि उस केस में बोला गया कि आपका पासपोर्ट को छीन लिया गया, ये तो हम लोग का डिग्निटी को के खिलाफ ही जा रहा है। हम लोग का पासपोर्ट छीन लिया गया, आप बाहर नहीं जा सकते, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए। ऐसा जानवरों को जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे खाना दे रहा है तुम खाओ रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड ऑल एस्पेक्ट्स दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग, ऐसा सारा चीज़ राइट टू लाइफ में आता है, मतलब आर्टिकल 21 में आता है, जिससे हम लोग को रेस्पेक्ट जैसा फील हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बेड़ी बांध के रख दिया, या फिर आपको एक रूम के अंदर बंद करके रख दिया, या फिर आपको आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, थोड़ा गंदा तरीके से आपको देखा जा रहा है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जो सबको मिलता है वो आपको भी मिलना चाहिए, और एक रेस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। ये हो गया। पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 हैज़ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड कवर्स वेरियस राइट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पर्सनल लिबर्टीज। और पर्सनल लिबर्टी को भी पहले जो पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपके बॉडी में कोई ये तो नहीं किया गया है, आपको बेड़ी बांध के तो नहीं रखा गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए बोल रहा है। पर्सनल लिबर्टी का वाइडर इंटरप्रेट किया गया कि आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। आपको राइट टू प्राइवेसी मिलेगा, आपका कॉल को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आप अच्छे से रह सकते हैं, आपको राइट टू शेल्टर मिलेगा। तो वही सब चीज़ें चलिए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। मैं मानेका गांधी में भी कुछ जजमेंट दिया और कुछ कुछ ऐसे दिया है। तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज आर्टिकल एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। क्या क्या चीज़ कहा है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, आपको एक रेस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी मिलना आपका राइट है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस इंडस्ट्री। हजार्डियस इंडस्ट्री तो हमको लग रहा है वो ये वाला क्या था, कौन सा केस था, जो 1984 में आया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अगेंस्ट आया होगा। फिर हम लोग को एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है, कुछ भी ऐसा गंदा धुआं वाला इलाका में रहने का अधिकार नहीं है। मतलब हम लोग का अधिकार है कि हम लोग को अच्छा जीवन मिले, पॉल्यूशन फ्री जगह रहे, पॉल्यूशन फ्री वाटर रहे, एयर रहे, और हजार्डियस मतलब वैसा धुआं हुआं वाला ये हार्मफुल जगह ना हो, वो चीज़ के बारे में बात करें। हम लोग को एक अच्छा ज़िंदगी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले रहने के लिए। राइट टू लिवलीहुड, हम लोग को जीने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का मतलब हम लोग को प्राइवेसी दिया जाएगा। राइट टू लिवलीहुड मिल गया, जीने का अधिकार मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू डाई मिल जाएगा, आप सुसाइड कर सकते हो, नहीं, आपको जेल हो जाएगा। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी मिल गया। राइट टू शेल्टर, आपको शेल्टर दिया जाएगा, आप घर दिया जाएगा। घर पैसा है इंडिया में नहीं, जितना होगा उतना दिया जाएगा। और बेसिकली सोचा जाएगा कि कुछ टेंट उंट भी बनाते हैं। मतलब एक टाइम हुआ था, एक टाइम का बात है, दिल्ली में क्या हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था और कुछ कुछ लोग ऐसे फुटपाथ में सो रहे थे, तो इसीलिए बोला गया कि नहीं, आप राइट टू शेल्टर बनाइए। तो जो जो स्टेट हो पाया उन लोगों ने क्या किया, एक शेल्टर बना दिया टेंट उंट टाइप का, जो लगभग अक्टूबर से लेके आई थिंक अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है, खुला रहता है। राइट टू शेल्टर आपको मिलेगा। राइट टू हेल्थ, आपको हेल्थ का सुविधा मिलेगा, गवर्नमेंट सर्विस है, आपका फ्री में हेल्थ दिया जाएगा। ये भी सस्ता कर दिया जाएगा, मेडिसिन भी। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, आपको क्या मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा। फिर 14 साल तक, ये इससे ज़्यादा भी पहले किया गया था, बट इसके बाद गवर्नमेंट को उतना पैसा नहीं था, तो इसीलिए इसको घटा दिया कि एलिमेंट्री एजुकेशन दे दिया जाए। 14 साल तक मैट्रिक पास तो हो ही जाता है बच्चा, तो ये दिया जाए। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर आपके ऊपर कुछ केस चल रहा है तो आपको एक लॉयर वॉयर दिया जाएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। फिर राइट अगेंस्ट सोलिसिटरी कॉन्फाइनमेंट, मतलब आपको आपको सोसाइटी से अलग नहीं रखा जाएगा, सबको अधिकार है सबके साथ कम्युनिटी में रहना। तो आप अगर कुछ गलत काम नहीं किए हैं तो आपको अकेले रखा नहीं जाएगा, क्वारंटाइन नहीं कर दिया जाएगा जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो। राइट टू स्पीडी ट्रायल, आपको जल्दी, जो ऐसा ना हो कि 25 साल तक केस चल रहा है वैसा ना हो, आपको भी जल्दी अपना न्याय मिल जाए, वो भी आपका हक है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, आपको हथकड़ी नहीं बांधेगा, इसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस, अगर आपको कहीं ले जा रहा होगा तो बांध देगा, बट अगर आपको जेल में रखा जा रहा है या कोर्ट में रखा जा रहा है तो आपको नहीं लगाया जाएगा। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपको ऐसा टॉर्चर करके नहीं रखा जाएगा। इनह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ ज़मीन में खाना वाना फेंक दिया, कुछ थाली उली नहीं दिया, ऐसे चाट के खा बोलते रहा, ये जेल में, या फिर कोई भी आदमी ऐसे करके आपको ट्रीट नहीं कर सकता, ये चीज़ है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, कुछ भी एग्जीक्यूशन में डिले होगा तो उसका भी आपके पास राइट है, आप केस कर सकते हैं। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड
आपको बाहर जाने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी के आगे, मतलब इसी इसी के खिलाफ केस हो रहा था। तो ये वाला आया कि आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं, आपका अधिकार है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी नहीं होता था कि पहले 1 लाख रुपया दे दिया और तुम मेरा, अब मतलब हम तुमको बॉन्ड पे ले लिया, तुमको काम कराएंगे, जितना चाहे उतना काम कराएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। बॉन्डेड लेबर भी हटा दिया गया। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, कस्टडी में हैरेसमेंट नहीं कर सकता आपका, जो बहुत सारा पुलिस ऑफिसर्स लोग करता है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, अगर कोई, जो आप लोगों ने ये देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेशेंट, मतलब पेशेंट है मेरे पास बहुत ज़्यादा, वो मर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा उसका खून बह रहा है, तो पहले फॉर्म भरना ज़रूरी है या फिर उसको क्या बोलते हैं, ठीक करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, इसमें यही चीज़ डाला गया है कि आपको फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, आप पहले उसको ठीक कीजिए, उसके बाद होगा। यहाँ तक कि अगर कोई एक्सीडेंटेड पर्सन को लेके आएगा तो उसका उसका अपना चाहत है कि वो अपना प्राइवेसी को छुपाना चाहता है तो वो छुपा सकता है, अभी तो ये भी पावर मिल गया है। राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस, ये मिलेगा आपको। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। राइट नॉट टू ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट्स, आपको अपने स्टेट से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये भी आपका क्या है, राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल, आपका ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने से ज़्यादा रख दिए फिर कुछ भी उल्टा पल्टा कर रहा है ट्रायल में, ऐसा नहीं होगा। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, प्रिजनर के पास भी एक राइट होता है कि उसको एक नेसेसिटी वाला लाइफ मिले, मतलब नेसेसिटी वाला लाइफ मतलब कुछ कुछ जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो उनको मिले ही मिले, जैसे 3 वक्त का खाना मिले, बाथरूम का सुविधा मिले, ये सब चीज़ उन लोग को मिले ही मिले। ऐसा नहीं कि उन लोग को हरेसमेंट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वैसा नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। उन लोग वहाँ भी प्यार से ही रहे। राइट ऑफ वोमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, वोमेन को भी अधिकार है कि उन लोग एक अच्छा ज़िंदगी जी सके, एक रेस्पेक्टेड ज़िंदगी जी सके। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, आपको पब्लिक में हैंग नहीं किया जाएगा। दूसरे कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मतलब बहुत बड़ा क्राइम करता है, रेप वूप करता है, तो क्या करता है उसको एक चौक में क्या कर देता है, ऐसा करके गला में टांग के फांसी दे देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, आप हिली एरियाज में घूम सकते हैं बशर्ते वो ट्राइबल एरियाज ना हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है। आपको इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, आरटीआई भी है इसके कारण बनाया हुआ। राइट टू रेपुटेशन, आपको अपना इज्जत का अधिकार है, आपको कोई ऐसे फालतू में डिफेम नहीं कर सकता। राइट ऑफ अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, आपको अगर जजमेंट पसंद नहीं आया तो आप अपील कर सकते हैं। राइट टू फैमिली पेंशन, आपको फैमिली पेंशन मिलना भी आपका अधिकार है, पेंशन मिलना ही चाहिए अगर आप एजेड इंसान हैं। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपको भी सारा अधिकार मिलेगा। जैसे राशन कार्ड से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि ये वो सेम कैटेगरी का है उसको मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास भी बीपीएल कार्ड है, उसके पास भी बीपीएल कार्ड है, तो दोनों को ही मिलेगा, ठीक है। राइट अगेंस्ट बार फेटर, आपको कैद करके नहीं रखा जाएगा, आपके बेड़ियों में बांध के नहीं रखा जाएगा। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का अधिकार है। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है। अब ये चीज़ क्यों किया गया है, सोने का अधिकार, ये सोने का अधिकार है। देखो एक बार ये दिल्ली में एक केस हुआ था, जो पतंजलि जो वाले रामदेव बाबा नहीं है, वो ना 3 दिन का प्रोग्राम रखते थे, तो 3 दिन का प्रोग्राम रखते थे ना, तो 2 दिन तक प्रोग्राम हो गया था, तीसरा दिन प्रोग्राम होने वाला था, उसमें बोला था कि वो ब्लैक मनी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। उस टाइम को उसको तो फीस भी बहुत ज़्यादा था, 5,000 5100 ऐसा करके कुछ फीस यूज़ होता था, तो बहुत, तो फिर भी उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, दूसरा गवर्नमेंट था। तो क्या हुआ था कि सेकेंड दिन तक तो ठीक था, फिर चौथा तीसरा दिन मतलब होने से पहले ही रात के कम से कम 10 बजे पता चल जाता है पुलिस को कि कल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तब ऐसा हुआ, दिल्ली तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड प्लेस है, दिल्ली के एकदम बीचों बीच ऐसा अगर हुआ तब तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, फिर पब्लिक ऑर्डर भंग हो जाएगा। तब क्या किया जाए, तो बोला इन लोगों को भगाओ। तो दिल्ली पुलिस क्या करती है, रात 10 बजे के बाद 11 12 बजे क्या करती है, उन लोगों को मार मार के भगाती है, अब उस स्टेट से, मतलब उस यूनियन टेरिटरी से निकाल देती है, दिल्ली से निकाल देती है। तो इसी का केस हुआ कि बोला कि आप बिना बताए कैसे निकाल सकते हैं, आप बिना बताए कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना ही था तो आपको कम से कम 9 बजे होने से भी आपको बता देना चाहिए था कि आप 10 बजे के बाद नहीं रुक सकते, 10 बजे के बाद आप नहीं रुक सकते, इसको पहले बता देना चाहिए था। तो इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको सोने का अधिकार है।
तो आप सबको सोने का अधिकार आप इसे नहीं छीन सकते। राइट टू जो लाइफ है उसी में ये चीज़ आता है, पर्सनल लिबर्टी में उसी में आता है, तो ये चीज़ भी अधिकार है, ये आप नहीं छीन सकते, तो इसी चीज़ को ऐड किया गया। तो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, आपको ऐसा ना हो कि आपको कोई पूरा आपके सामने बीन बजा रहा है, ये भी आपके पास पावर है, कोई ड्रिल मशीन चला ही रहा है, वैसे नहीं कर सकते। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो पता ही होगा कि ऐसा डेवलप करे जिससे कि हम लोग का रिसोर्सेज को नुकसान ना हो, और रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करे कि वो फ्यूचर में भी उतना ही रहे, हम लोग के बच्चे को भी वैसे ही मिले। राइट टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। राइट टू डिसेंट ब्यूरियल क्रिमिनेशन, आपको भी, आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब फालतू मतलब फेंक दिया जाएगा लाश को, ऐसे फेंक दिया नहीं है, सबको ऐसा राइट है सबका। पुलिस ऐसा नहीं करेगी कि नहीं इसको हम जलाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेगी, सबका हक है अब जलने का। तो ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली वाले को बोलेगा नहीं आप इसको नहीं जला सकते, ये इसने क्राइम किया था, नहीं, ये सबका राइट है, ये सबको दिया जाएगा। चाहे वो दफनाता है सिस्टम तो दफनाएगा, और अगर जलाता है तो जलाएगा। राइट टू मैरी वंस ऑन्स चॉइस, इस चीज़ को अभी थोड़ा सा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा बोल सकते हैं हट चुका है, क्योंकि जो सेम सेक्स मैरिज के लिए केस हुआ था, तो इसमें बोला गया था कि नहीं, ये जो है ना सेम सेक्स मैरिज ये अलाउ नहीं है। ये कुछ कुछ लोग कोर्ट गए उसके अगेंस्ट में कि ये सेम सेक्स मैरिज कर रहा है, तो आप इसको कुछ बोलिए। तो उन लोग बोला कि आर्टिकल 21 में तो आप बोले हैं राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, मतलब आपके पास पावर है, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी कर सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा हटा दिया गया है। थोड़ा नहीं, मतलब हटा ही दिया गया है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, आपके पास मरने का अधिकार है। अब थोड़ा देर पहले ही बोले कि मरने का अधिकार नहीं, अब बोल रहे हैं मरने का अधिकार है। पैसिव इंथोसिया, मतलब आप कोमा में पहुंच गए, या फिर आपको डायलिसिस है, कुछ डायलिसिस नहीं, कुछ ऐसा बीमारी जिस किडनी उडनी का नहीं होता है, तो कुछ ऐसा बीमारी जिसमें ये डॉक्टर खुद ही बोल दे कि इनका जीने में इतना दर्द होगा कि ये मर जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जीने में कोई इनका फ़ायदा नहीं है, तब क्या करेगा, इनको मराने का, मारने का अधिकार, मरने का अधिकार है, तब ये मर सकता है। कोई स्ट्रेसफुल पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन जो साइकेट्रिस्ट के पास जा ही रहा है, तो पूरा सब कुछ जांच पड़ताल होने के बाद देखा जाएगा कि हाँ वो है, तब उसको भेजा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21A। 21 में वो जो हम लोगों ने 6 to 14 ईयर्स में जोड़ दिया, एडुकेशन, फ्री एडुकेशन होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स में पहले नहीं था, ये पहले डीपीएसपी में था, डीपीएसपी में था, तो इसको डीपीएसपी का आर्टिकल 45 में था कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, 0 से 6 को हेल्थ केयर, और 6 to 14 को मिलना चाहिए क्या, एडुकेशन, ये सब का सबको मिलना ही चाहिए, ऐसा बोला गया, सबको मिलना चाहिए। तो यही चीज़ है, इसी को बाद में फंडामेंटल राइट बोल के ऐड कर देता है, पहले ये डीपीएसपी में था, अब ऐड कर देता है इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या है। तो 21A में इसको ऐड कर देता है, बोल देता है कि डिक्लेयर्स प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन, सबको फ्री और कंपलसरी एडुकेशन मिलना ही चाहिए। 6 से 14 साल का कोई भी उम्र का बच्चा होगा उसको एडुकेशन मिलना ही चाहिए स्टेट के द्वारा। मेक्स ओनली एलिमेंट्री एडुकेशन है फंडामेंटल राइट, नॉट ए हायर प्रोफेशन। 6 से 14 साल का में तो एलिमेंट्री ही ना आएगा, हायर एडुकेशन थोड़े आएगा। एलिमेंट्री का मतलब जो लोअर लेवल का एडुकेशन है वो मिलना चाहिए, बेसिक जो एडुकेशन है वो मिलना ही चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री फीचर्स जो है, प्रोफेशनल के लिए पैसा नहीं, पैसा भी होना चाहिए, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बट पैसा नहीं था हम लोग का स्टेट के पास उतना। आपको पता ही होगा कि इंजीनियर या मेडिकल के डिग्री में कितना खर्चा होता है, तो इसीलिए इसको अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने इसे ऐड किया। और डिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे कैसा डिस्क्राइब किया, ये बोला कि हम लोग का सेकेंड चैप्टर ऑफ रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है सेकेंड, क्या बोल रहा है देखो, द डॉन ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स, सिटीजन्स राइट्स चैप्टर का सेकेंड रिवोल्यूशन है ये। ठीक है, ये हम लोग का पहले भी था, बिफोर अमेंडमेंट आर्टिकल 45 में था, पार्ट 4 में बोला गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन मिलेगा, बट एज ए डीपीएसपी था। डीपीएसपी आपको पता ही होगा, ये आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, बट आप ये फंडामेंटल राइट बना दिया, अगर ये किसी को नहीं मिला किसी बच्चे को तो आप कोर्ट चले जाइए, मतलब हाँ कोर्ट में ये केस कर सकते हैं आप इसके खिलाफ। आप अगर आप उसके बच्चे के पापा हैं और आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे नहीं जाने दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो ये चीज़ है, डीपीएसपी में था, इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, नाउ जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ, तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन भी पॉसिबल है। अब मतलब 21A में डाल दिया, तो अब इसके ऊपर अगर इसके इसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो अब क्या होगा, हाँ मतलब कोर्ट में केस होगा।
तो ये जब एक्ट आया 86 अमेंडमेंट, तो इसमें क्या क्या हुआ? 86 अमेंडमेंट में 45 फिफ्थ ये को चेंज को मतलब 45 आर्टिकल को चेंज किया। सॉरी यार। रिक्वायर्स द स्टेट टू इंडेवर टू प्रोवाइड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल एज 6। तो ये बोला आर्टिकल 45 में बात किया कि जो 0 से 6 साल हो इसको एक हेल्थ केयर मिले ही मिले। यही चीज़ है। पहले डीपीएसपी में था ये चीज़, ये सॉरी डीपीएसपी में ये चीज़ नहीं था जी, डीपीएसपी में 6 से 14 साल ही था। तो इसको भी ऐड कर दिया गया। एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, इसके साथ साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दिया गया। पहले 10 गो फंडामेंटल ड्यूटी था, उसके बाद फिर एक गो और जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि हर एक जो सिटीजन है वो अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाने ज़रूर स्कूल भेजे, यह आपका ड्यूटी है। और कोई अगर आप उसके गार्जियन है तो आपका भी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को ज़रूर भेजें स्कूल, स्कूल ज़रूर भेजें। ये चीज़ आपका ड्यूटी है। ये ड्यूटी में डाला गया और डीपी ये फंडामेंटल राइट्स में भी डाला गया। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हो 6 से 14 साल के बच्चों का आप जरूर पढ़ाएं। तो फिर एक उन्नी कृष्णन केस आया था 1993 में। उसने बोला, देखो इससे पहले एक मोहिनी जैन केस था। मोहिनी जैन केस ने बोला था कि एडुकेशन प्रोफेशनल डिग्री तक मिलना चाहिए, मतलब 14 साल नहीं, जब तक बच्चा पढ़ना चाहता है। प्रोफेशनल डिग्री मतलब चाहे इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल, फिर ये एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, वो सब सारा चीज़ जो भी वो पढ़ना चाहता है, जिसमें भी जाना चाहता है, वो वहाँ तक उसे पढ़ाया जाए। बट ये पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को वो हटा दिया गया। मोहिनी जैन केस में ये चीज़ आया था, लेकिन फिर उसे 1 साल बाद ही हटा दिया गया उन्हीं कृष्णन में। उसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। हेल्ड दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14। बोला गया कि 14 तक आपको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा, आफ्टर विच द राइट टू, उसके बाद स्टेट का कैपेसिटी के ऊपर डिसाइडेड होगा, स्टेट कितना कर सकता है। अगर स्टेट है डेवलप है तो वो कर सकता है, नहीं है तो नहीं करेगा। तो स्टेट के ऊपर वो है। उन्हीं जैन केस में ये बोला गया। ओवर रूल्ड ईयरली मोहिनी जैन में बोला था कि जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है वहाँ तक पढ़ाओ, लेकिन उन्नी जैन केस में बोला, उन्नी कृष्णन में बोला कि नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन दे दो। मतलब ठीक है, आप प्रोफेशनल वाला नहीं दे सकते, बट जो नॉर्मल है जिसमें पैसा खर्चा नहीं होता वो आप दे दीजिए। ठीक है, बोला काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। तो वही चीज़ है इन परसुएंस। तो इसके बाद ये चीज़ जब केस उस आया तो उसके बाद 2000 कितना में आर्टिकल 21A में हम लोगों ने ऐड कर दिया, और पार्लियामेंट ने भी एक एक्ट बना दिया ताकि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आर्टिकल 21 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 35 का यूज करके इसको इफेक्ट दिलाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ लॉ बनाए कि अगर आप नहीं भेजेंगे आपको जेल भी हो सकती है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स एवरी चिल्ड्रेन टू ए फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए उसको। पूरा ऐसा नहीं हो कि वो जो मतलब स्कूल मान लो 7 से 3 बजे तक चल रहा है, तो 7 से 3 चलता नहीं है, 1 तक चलता है। तो ये हाँ, इस टाइम में वो काम नहीं करना चाहिए, उसको स्कूल में ही होना चाहिए। ये फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया। ठीक है। एन इक्विटेबल क्वालिटी इन फॉर्मल स्कूल्स मीटिंग एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। और जो टीचर्स होंगे वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया पढ़ा रहा है, वैसा नहीं। एकदम मतलब कुछ मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल के किए होंगे, या फिर कुछ क्वालिफाइड डिग्री उग्री होगा, उन लोग ही कर सकता है। ऐसे भी कोई भी आदमी वहाँ जाके पढ़ा रहा है वैसे नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसेंशियल कुछ कुछ जो नॉर्म्स कंडीशन जो दिए हुए होंगे उस एक्ट में, उसको फुलफिल करना चाहिए। एंकर्ड इन वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, ये जो आर्टिकल 21A है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, मतलब किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है, सोशल जस्टिस को, डेमोक्रेसी को, क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक ह्यूमन सोसाइटी को बनाने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, RTE एक्ट 2009 केम इनटू फोर्स इन 2010। तो 2010 में ये है अमेंडमेंट एक्ट आया था। देखो अमेंडमेंट किया गया था कब, अमेंडमेंट क्यों किया गया? अमेंडमेंट किया गया था वो ऐड करने के लिए, 20A में ऐड करने के लिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, तो फिर ये फोर्स कब हुआ? 2009 में हुआ। 2009 केम इन टू फोर्स फ्रॉम 2010 में फोर्स हुआ, सॉरी। अब देखते हैं 22, आर्टिकल 22 ये क्या बात करता है? देखो आर्टिकल 22 बात करता है, एक बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन, पुनिटिव,
और एक बात करता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, हाँ, ये 22 का 1 और 2 है क्लॉज, और ये इसके बाद बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है 3, और ये आता है 4 to 7 तक आता है ये 1 और 2, ये वाला आता है पोनिटिव। पोनिटिव वाला डिफरेंस और इन लोग इसमें क्या क्या डिफरेंस है? पोनिटिव वाला आफ्टर आफ्टर द कांड, आफ्टर द कांड या एक्ट, मतलब जो आपने कर दिया है, आपने मर्डर किया है, उसके बाद ये वाला चीज़ होगा पुनिटिव। और ये बिफोर, पहले ही लग गया, बिफोर द कांड, मतलब आपने वो क्राइम करने से पहले, मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसने क्राइम किया नहीं है, बट वो हो सकता है कि मतलब बट उसके पास पावर है कि वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लो सलमान खान ही है, उसका इतना सारा फैन है, वो अगर बोल दे कि इसको मारो, उस इंसान को मारो, तो उसको अगर पुलिस को ऐसा पता चल गया कि वो ऐसा बोल सकता है, तो वो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उनको ले सकता है कस्टडी में। और उसमें आपको कोई भी कोर्ट, आपको वकील नहीं दिया जाएगा, और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन इसमें ले जाया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो दो को टाइप का है, पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश एन ऑफेंस आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन। आप अगर कन्विक्ट हो चुके हैं उसके बाद ये चीज़ होता है, हाँ, ट्रायल एंड कन्विक्शन के बाद। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन, और प्रिवेंट, ये तो पुनिटिव हो गया, और प्रिवेंटिव में कांड होने से पहले ही आपको सजा दिया जाता है, विदाउट ट्रायल कन्विक्शन टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ इन नियर फ्यूचर। आप फ्यूचर में कुछ क्राइम ना कर दो, कुछ क्राइम कमिट ना कर दो, उसके लिए इसीलिए पहले ही उसको पकड़ लिया जाता है, पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज प्रिकॉशनरी एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन। ये क्यों किया जाता है? प्रिकॉशनरी चीज़ है, मतलब हम लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं, मतलब पहले ही हम लोगों ने क्या कर दिया, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जो दंगा है इससे हम लोग बच सकते हैं। अगर हम लोग उसको खुला छोड़ देंगे तो हो सकता है वो क्या हो जाए, वो कुछ दंगा फैला दे, कुछ सस्पिशन हम लोग को, मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, तब हम लोग उसको पकड़ देते हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डील्स विथ ऑर्डिनरी लॉ। आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑर्डिनरी लॉ में काम करता है, मतलब वो टेररिस्ट वाला कानून सब नहीं है, मतलब आप कुछ क्राइम व्राइम कर रहे हैं जो नॉर्मल है कि आप चोरी वोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, वो सब चीज़ है। सेकेंड पार्ट का था प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप जिससे कुछ दंगा उंगा फैलाने का बात करो या टेररिस्ट लोग के लिए कुछ है, वो सब चीज़ है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, जो नॉर्मल लोग झेलता है कुछ क्राइम व्राइम करके। तो ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो इन लोग को पुनिटिव जो डिटेंशन होता है, उन लोग को पावर है, उन लोग को राइट है कि उन लोग को क्यों अरेस्ट किया गया है इसके बारे में उसको पता चले। उसके साथ साथ राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। उसके साथ साथ उन लोग को राइट है कि उन लोग लॉयर चुन सकता है, लॉयर हायर कर सकता है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और उन लोगों को 24 आवर्स के पहले उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मान लो आपको अभी अरेस्ट किया गया, अभी 9 बज रहा है, तो कल 9 बजे से पहले आपको वहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। आप मान लो कि आपका कोर्ट यहाँ से 100 किलोमीटर का दूर पे है, तो आपको हो सकता है आप जीप में जा रहे हो तो 1.5 घंटा से 2 घंटा लगे, तो उस 2 घंटा को एक्सक्लूड किया जाएगा। और आपको अपना आपके जगह से आप पुलिस स्टेशन को ले जाया जा रहा है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आप जेल के अंदर कितना देर ही रह रहे हैं उसको मतलब इंक्लूड करता है। तो प्रिवेंटिव, ये पुनिटिव डिटेंशन समझ में आ गया। आपको राइट है कि आप क्या क्यों गिरफ्तार हुए उसको पता चलेगा। फिर आपको राइट है कि आपको लॉयर दिया जाएगा। आपको राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पेश कर सकता है, जब पता चलेगा कि नहीं कर सकते, तब उसको रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने का भी हक है, अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन, रिलीज कर देगा। और जब तक, और कब तक नहीं पकड़ेगा, जब तक मजिस्ट्रेट नहीं कहेगा। ठीक है। सेफ गार्ड नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। अब मान लो पाकिस्तान का आदमी आ गया तो उन लोगों को क्या छोड़ेंगे हम लोग? नहीं। और पर्सनस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को गिरफ्तार करते हैं। अब पाकिस्तान के कोई आदमी आएगा तो उसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर ही गिरफ्तार करेंगे। उन लोग हो सकता है कुछ वायलेशन करे, मतलब गन उन लेके रखे, हो सकता है कि उन लोग कुछ दंगा फैलाए, हाईजैक कराने का कोशिश करे। ये सब चीज़ के लिए हम लोग प्रिकॉशनरी करते हैं ये सब चीज़। अरेस्ट डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट डज नॉट कवर अरेस्ट अंडर कोर्ट ऑर्डर। अब मान लो कोर्ट ऑर्डर से कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसको ये चीज़ नहीं होने वाला है, मतलब कोर्ट से कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ये लीजिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, तब आप नहीं कर सकते। सिविल अरेस्ट में भी नहीं होगा। सिविल अरेस्ट कुछ पुलिस, मान लो आपको ये अरेस्ट कर रहा है और क्या बोलते हैं,
ज़मीन वमीन के लिए, तो वो अरेस्ट, वैसे तो उसको अरेस्ट बोला ही नहीं जाता। या फिर इनकम टैक्स डिफ़ॉल्ट, आप टैक्स नहीं भर रहे तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। या फिर आप डिपोर्टेशन ऑफ एलियन, मतलब आप बाहर हैं, मतलब आप फ्रांस के थे, इंडिया में डंकी रूट से आए थे यहाँ पे काम करने, ऐसा होता नहीं है, बट सपोज मान लो डंकी रूट से इंडिया में आए थे और पता चल गया, इंडिया के जो पुलिस है उनको पता चल गया, तो वो आपको डिपोर्ट करेगी। तो इसमें भी आप नहीं बोल सकते कि हमको कोर्ट के सामने पेश कीजिए ना, 24 घंटे के अंदर अंदर हमको पहुंचाइए, नहीं, वहाँ पे आपको 8 दिन भी रखा जा सकता है। वो जब तक उन लोग का मतलब ये नहीं होगा, बात उत नहीं होगा उन वहाँ के फ्रांस के गवर्नमेंट से, प्लस सब कुछ जैसे कि प्लेन उलेन का इंतज़ाम नहीं होगा, कैसे पहुंचाएगा वो, सब सारा चीज़ जब होगा तब जाके आप तब जाके आप जाएंगे। तो ये सब चीज़ में ये एप्लीकेबल नहीं है। आप देखते हैं एप्लीकेबल ओनली टू क्रिमिनल, क्वासी क्रिमिनल एक्ट्स और एक्टिविटीज़ प्रीजुडिशियल और टू पब्लिक इंटरेस्ट, और बोल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल चीज़ों पे ही लगता है। मतलब आप मर्डर करेंगे या फिर कुछ हार्म करेंगे, कुछ चोरी वोरी करेंगे, तभी आपको लगेगा, क्रिमिनल चीज़ पे ही ये चीज़ लगता है। दूसरा क्या बोलता है, सेकंड पार्ट, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसमें कुछ टेररिस्ट आ सकता है, इसमें कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल पीपल जिसके अंडर जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखता है, जैसे कि कौन सा है, क्या नाम है उसका, बिश्नोई का जो गैंग लीडर है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से ही अरेस्ट करके रखे हैं कि वो उसके पास पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है सबको कि, तो इसीलिए हम लोगों ने उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हम लोगों ने उसे जेल में डाल के रखा है। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, और डिटेंशन जो होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कब तक, जब तक एक एडवाइजरी बॉडी आपको सजेस्ट नहीं करेगी कि हाँ आप इसे 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं। अभी एडवाइजरी बॉडी कौन होने वाला है, एडवाइजरी बॉडी में होने वाला है हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि उसको हम लोग 3 महीने से ज़्यादा रखना है कि नहीं। 3 महीना मिनिमम रहता है, 3 महीना रख सकते हैं आप लोग, 3 महीने के लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एडवाइजरी बॉडी के पास पावर है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि ये कि इसके कौन कौन सा कानून, कौन कौन सा चीज़ वायलेट करने से आप उसे रख सकते हैं, प्लस आप कितना दिन तक रख सकते हैं, ये सब चीज़ पार्लियामेंट के पास भी पावर है। तो एडवाइजरी बॉडी को भी कैसे काम करेगा उसका भी पावर है पार्लियामेंट के पास। फिर सफिशिएंट कॉज, बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो बोर्ड में कौन कौन सा मेंबर होता है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं एडवाइजरी बॉडी में, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर में। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो किसी को गिरफ्तार कर दिया, मान लो बिश्नोई को गिरफ्तार कर दिया, 3 महीने से ज़्यादा रखना है उसको, 3 महीना हो गया, मान लो आज 90 दिन हो गया, तो बोलेगा क्या इसको अब आगे रखना है कि नहीं, तो इसको कौन सजेशन डिसाइड करेगा, एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी बोलेगी कि हाँ हम लोग के पास रीजन है कि ये दंगा फैला सकता है, तो वो क्या करेगा, इसको 3 महीने से ज़्यादा रख सकता है। और एडवाइजरी बॉडी का मेंबर कौन होगा, हाई कोर्ट के जजेज होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, थक गए हैं यार। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, फैक्ट्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नॉट बी डिस्क्लोज। हाँ, तो ये बोल रहा है कि अब जैसे पुनिटिव डिटेंशन में बता दिया जाता था, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी बता दिया जा सकता है, मे बी, बट अगर उससे पब्लिक का खतरा हो, मतलब ऐसा चीज़ हो कि जिससे पब्लिक दंगा फैला दे, तब वहाँ पे वो नहीं बताएगी। मान लो ऐसा हो कि अगर कोई, मतलब ऐसा मान लो सलमान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ काम किया है उसने, कांड किया है, गिरफ्तार कर रहे हैं, और उनके फैंस को पता चल गया कि हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है, या फिर कुछ रीजन से गिरफ्तार किया है, तो उससे उन लोग क्या करेंगे, हम लोग के ऊपर हड़प सकते हैं, झड़प सकते हैं। तो हो सकता है तब हम लोग वो चीज़ बताएंगे नहीं, या फिर ये चीज़, ये एग्जांपल फिट नहीं बैठा, ये वाला एग्जांपल सोचो। मान लो कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, मान लो कि टेररिस्ट है, और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और हम लोग उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्या बोलेंगे कि वो कुछ बॉम्ब फैला सकता है, बॉम्ब डाल सकता है कि यहाँ पे हम लोग बॉम्ब डालने वाले हैं, तब उससे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, भंग हो जाएगा। तो उस चीज़ में भी हम लोग उसको नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने आपको क्यों अरेस्ट किया है। अपॉर्चुनिटी शुड बी अफोर्डेड टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन, और अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है लॉयर वॉयर का, बट उतना पॉसिबल नहीं है इसमें। पार्लियामेंट ऑथोराइज टू प्रेस्क्राइब, पार्लियामेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ कुछ पावर है। प्रिवेंटिव सेकंड वाला में 22 का वो जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो पार्लियामेंट के पास कुछ कुछ पावर है। क्या क्या पावर है, सर्कमस्टांसेस, क्लासेस ऑफ केसेस, मतलब कौन कौन सा केसेस में हम कौन कौन सा आदमी को ऐड करेंगे, वो सब चीज़ का पावर है। और हाँ, सर्कमस्टांसेस, क्लासेस ऑफ केसेस फॉर डिटेंशन, ये है बियॉन्ड 3 मंथ्स विदाउट एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन, मतलब हाँ ये वो बोल रहा है कि कुछ को कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस में
पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसे 3 महीने से ज़्यादा रखा जाए, वो डिसाइड करेगी कौन पार्लियामेंट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन वो डिसाइड कर सकते, 3 महीने से ज़्यादा सर्कमस्टांसेस था इसमें मैक्सिमम पीरियड है। इसमें प्रोसीजर फॉर द एडवाइजरी बॉडी बोर्ड इंक्वायरी, एडवाइजरी बॉडी कैसे काम करेगी ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थक गए हैं यार। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है फिर भी पढ़ लो यार। रिड्यूस द एडवाइजरी बोर्ड फ्री डिटेंशन पीरियड 3 to 2 months, 3 months से 2 months कर दिया गया था, बट इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्स ही नहीं हुआ, नॉट येट इन्फोर्स्ड, अभी भी 3 months ही चल रहा है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कुछ लिखा है कि कुछ चीज़ में सिर्फ सेंटर कानून बनाएगी, कुछ चीज़ में सेंटर प्लस स्टेट मिल के कानून बनाएंगे। मान लो कुछ ऐसा डिफेंस वाला मामला होगा तो सिर्फ सेंटर ही कानून बनाएंगे। मान लो कुछ पब्लिक ऑर्डर ये डिस्टर्ब हो गया है छत्तीसगढ़ में, मान लो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पे सेंटर प्लस छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बनाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में बात करता है, कॉन्करेंट और सेंटर वाला चीज़। देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रिवेंटिव स्टेट पार्लियामेंट में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कुछ फॉरेन अफेयर्स हुआ या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का बात होगा तब पार्लियामेंट अकेले कानून बनाएगी। और कब दोनों मिलकर कानून बनाएगी? प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, अगर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दंगा फैल गया मान लो छत्तीसगढ़ में, तब छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके, और कुछ एसेंशियल सप्लाईज को मान लो कि हाईजैक किया गया तब, या कुछ सर्विसेज को हाईजैक किया गया तब, वहाँ उस जगह का, स्पेसिफिक जगह का, तब दोनों मिलके बनाएगा कानून। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने टाइम टाइम पे काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं, काफ़ी सारे रिपील हुए हैं, काफ़ी सारे अमेंड हुए हैं, काफ़ी सारे ख़त्म हो गए, मतलब रिपील हो गए तो ख़त्म हो गया, और काफ़ी सारे अभी भी हैं। तो देख लेते हैं। पहले तो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, 1950 में आया था ये बेसिकली ये सब लॉज ना टेररिस्ट लोगों के लिए ही बनाया गया था। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट था, उन लोगों के लिए बनाया जाता था, और नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट होता था, उन लोगों के लिए बनाया जाता था। तो ये सब चीज़ें, बाकी कुछ है नहीं है, याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। 1969 में एक्सपायर हो गया, ख़त्म। इसके अलावा अब दूसरा एक्ट आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट। इसे कोई ये भी बोलता था मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा गांधी सिक्योरिटी एक्ट। मतलब ये ऐसा एक्ट था इसमें जिसमें कि मतलब उसको पावर देता था और अपोजिशन को डाउनग्रेड कर देता था। तो इसीलिए ये जैसे उनका सरकार गिरा तो इसको रिपील कर दिया गया, मीसा एक्ट। कोएफसा एक्ट था एक कोएफसा एक्ट में भी वही, ये कैसा एक्ट था, ये एक टाइप का बोल सकते हैं कि वही फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकते थे पहले, आप डॉलर नहीं रख सकते थे, डॉलर रखने का अलाउ नहीं था, ये सब चीज़ इसमें ये पहले था, अब ये हट चुका है। फॉरेन एक्सचेंज आप रख सकते हैं, पहले आप डॉलर रखते हैं ना तो आपको केस हो जाता। फिर है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये अभी भी है। फिर PBMSC एक्ट 1980, फिर टाडा एक्ट, ये भी टेररिस्ट के लिए, PTNDPS है, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का। 1988 में, अभी आपको कौन सा याद रखना है, UAPA एक्ट, UAPA एक्ट, अनलॉफुल एंड प्रिवेंशन एक्ट, कुछ ऐसे ही आप देख लीजिएगा। 2004 में अमेंड हुआ है, 2008 में, 2012 में, 2019 में भी लास्ट अमेंड हुआ था। 1969 में आया था। तो ये भी टेररिस्ट लोगों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, ये इतना सारा एक्ट था। नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट लाइक इंडिया। कोई भी दूसरा कंट्री में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं रखा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जेल में ही बंद किया जाएगा, जेल में ही बंद किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपको मैंने बताया नहीं, ये आपको अपने घर में भी ऐसा करके, आपका घर है, घर में भी आपको बंद कर सकता है, घर में ही आपको चारों तरफ पुलिस लगा देगा और यहाँ पूरा रहेगा, आप घर के अंदर ही जो करना है करो, ऐसा भी है। तो ये हो गया। हाँ, इंटीग्रल ये कोई भी कंट्री में नहीं है, USA में भी नहीं है, ब्रिटेन में खाली वर्ल्ड वॉर के टाइम में था। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हम, लेकिन इंडिया में ये चीज़ था, इंडिया में बहुत पहले भी था, इंडिया में इंडिपेंडेंट के पहले भी था, इंडिपेंडेंस 1947 में, उससे पहले भी था। कब कब था? बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन 1818 में, वो तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम हम लोग के ऊपर कैसे भी करके हम लोग को दबाने की कोशिश करते थे ना, कैसे भी करके हम लोग को जेल में डालने का, तो ये चीज़ तो होना ही था। तो ये एक बंगाल स्टेट प्रिजनर एक्ट था 1818 का। फिर एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, इसमें भी आपको चाहे तो जबरन गिरफ्तार कर सकती है, ये बोल के कि हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं, आपसे पब्लिक को खतरा है तो आपको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, थक गए यार।